एक आदमी की मौत से शुरू होती है ये कहानी, लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं, एक राज है जो 80 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देता है। रोजबर्ड सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसके पीछे छुपी है अमेरिका की सबसे पावरफुल आदमी की ट्रैजिक स्टोरी। चार्ल्स फॉस्टर केन जो कुछ भी चाहता था वो खरीद सकता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चाहिए था वो कभी मिल नहीं सका। क्यों सिटीजन केन को दुनिया की ग्रेटेस्ट फिल्म कहा जाता है? कैसे 25 साल के ऑर्सन वेल्स ने हॉलीवुड हिला दिया था? चलिए डिस्कवर करते हैं इस मास्टरपीस के सीक्रेट्स को। फिल्म की शुरुआत होती है ज़ेनाडू नाम के एक भव्य और रहस्यमयी महल से। एक ऐसा पैलेस जो अमेरिका के फ्लोरिडा में बना हुआ है, जिसकी शान और शौकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। धुंध और सन्नाटे से घिरे इस विशाल महल के अंदर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है चार्ल्स फॉस्टर केन। उसके हाथ में एक स्नो ग्लोब है जिसमें एक छोटा सा घर और गिरती हुई बर्फ नजर आती है। कुछ ही पलों में केन के हाथ से वो स्नो ग्लोब फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और टूट जाता है, और मरने से पहले केन अपना एक आखिरी रहस्यमयी शब्द बोलता है, रोजबर्ड। अगला सीन एक न्यूज़पेपर मॉन्टेज का है, एक फास्ट पेस्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सीक्वेंस। हमें पता चलता है कि केन एक न्यूज़पेपर टाइकून था जिसके पास एक बेपनाह एम्पायर था। न्यूज़पेपर्स, माइनिंग, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेपर मिल्स, ग्रोसरी स्टोर्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और ओशन लाइनर्स तक उसके बिजनेस फैले हुए थे। उसके शानदार महल ज़ेनाडू का जिक्र होता है, एक प्राइवेट एस्टेट जो एक पहाड़ी के ऊपर बना है। कहते हैं वहाँ एक पर्सनल जू है, बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, हज़ारों पेड़ लगे हैं और 20,000 टन मार्बल लगा हुआ है। दुनिया भर के रेयर पेंटिंग्स और एंटीक ट्रेजर वहाँ रखे गए हैं। एक ऐसा महल जो अपने आप में 10 म्यूजियम्स के बराबर माना जाता है। केन के इस पैलेस का कंपैरिजन चाइना के मंगोल एम्परर कुबला खान के लेजेंडरी महल से किया जाता है। कुबला खान ने एक ऐसा महल बनवाया था जिसे अपने ज़माने का सबसे शानदार और शाही स्थल माना जाता था। न्यूज़रील बताती है कि केन ने अमेरिका की मीडिया को न्यूज़पेपर एम्पायर से हिला कर रख दिया था। आखिर में न्यूज़रील नरेटर एक सवाल छोड़ देता है, केन के आखिरी सांस से निकला एक शब्द रोजबर्ड का मतलब क्या है? और यही शब्द बन गया है एक ऐसी पहेली जिसका जवाब ढूंढने के लिए पूरी कहानी रफ्तार पकड़ती है। इस मॉन्टेज के बाद 3 शिफ्ट होता है एक डार्क स्क्रीनिंग रूम में, जहां एक मीडिया कंपनी के लोग अभी अभी दिखाई न्यूज़रील पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनका बॉस मिस्टर रॉल्सन सबसे कहता है, मुझे केन का आखिरी शब्द रोजबर्ड का मतलब क्या था ये पता करके बताओ। इसके लिए रॉल्सन अपने एक रिपोर्टर जेरी थॉम्सन को ये काम सौंपता है ताकि वो केन की ज़िंदगी के राज को खोल सके और इस कहानी को एक सेंसेशनल स्टोरी बना सके। यहीं से फिल्म एक नॉन लीनियर इन्वेस्टिगेशन जर्नी में बदल जाती है। थॉम्सन अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत केन की सेकंड वाइफ सूजन अलेक्जेंडर से करता है, जो अब एक एल्कोहलिक नाइट क्लब ओनर बन चुकी होती है। सूजन एक डार्क स्मोक फील्ड बार के कोने में बैठी होती है, पूरी तरह थकी हुई और नशे में डूबी हुई। जब थॉम्सन उससे केन के आखिरी शब्द रोजबर्ड के बारे में पूछता है तो सूजन गुस्से में उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। थॉम्सन उसकी बात मानकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं छोड़ता। अगले दिन वो एक बैंकर वॉल स्ट्रीट पार्क थैचर के प्राइवेट आर्काइव्स में पहुँचता है। ये वो बैंकर है जो कभी केन का लीगल गार्डियन बन गया था जब केन सिर्फ 8 साल का बच्चा था। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बीच थॉम्सन एक थिक जर्नल पढ़ता है, और जैसे ही वो उस जर्नल के पहले पेज को खोलता है, फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। कहानी यहाँ से 1941 से तकरीबन 70 साल पीछे कोलोराडो में एक स्नो कवर्ड वैली में जाती है, जहाँ हम 8 साल के छोटे चार्ल्स फॉस्टर केन को उसके वुडन स्लेट के साथ बर्फ में खेलते देखते हैं। केन के घर के अंदर केन की माँ मेरी और बैंकर वॉल्टर पार्क्स थैचर एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं। मैरी को हाल ही में उसकी प्रॉपर्टी पर एक गोल्ड माइन मिली होती है जिसका माइनिंग डीड उसके नाम पर होता है, और इस गोल्ड माइन ने उसके लिए एक बेपनाह दौलत ला दी है। मैरी का हस्बैंड जिम एक वॉयलेंट शराबी आदमी है जो अक्सर उस पर हाथ उठाता है। अपने बेटे की सेफ्टी के लिए मेरी डिसाइड करती है कि वो ये गोल्ड माइन थैचर के ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करेगी ताकि केन का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। वो द थैचर एंड कंपनी ट्रस्ट बनवाती है जिसमें केन को लीगल बेनिफिशियरी बनाया जाता है। जब केन 25 साल का हो जाएगा तो ये ट्रस्ट ऑफिशियली उसके हाथ में आ जाएगा। डील के मुताबिक थैचर केन को न्यूयॉर्क ले जाएगा, जहां उसकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके हाथ में होगी। इन रिटर्न मैरी और उसके हस्बैंड को हर साल $50,000 मिलेंगे। लेकिन जब ये बात केन को बताई जाती है कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगा और आज ही रात थैचर के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला है,
तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गुस्से और उदासी में अपनी स्लेट थैचर को मारता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और मजबूरन केन को अपनी माँ से दूर थैचर के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। केन अब 25 साल का हो चुका होता है। अब चार्ल्स फॉस्टर केन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। थैचर उसके लिए बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स लाता है, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और ऑयल के प्रोजेक्ट्स, लेकिन केन उन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो उल्टा एक डूबते हुए न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क इंक्वायरर को खरीद लेता है और लेटर लिखकर थैचर को कहता है, आई थिंक इट वुड बी फन टू रन अ न्यूज़पेपर। थैचर हैरान रह जाता है, लेकिन केन अपने फैसले पर एडमेंट होता है। इंक्वायरर चलाते हुए केन का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म नहीं करता, बल्कि स्कैंडल्स, सेंसेशनल हेडलाइंस और इमोशनल स्टोरीज छापता है। उसका मानना है कि न्यूज़ तब बड़ी बनती है जब वो खुद अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ हो। इन ओपनली फाइनेंशियल टाइकून्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और वॉल स्ट्रीट्स के खिलाफ लिखता है, जिससे थैचर जैसा बिजनेसमैन इनडायरेक्टली टारगेट होता है। केन के लिए थैचर हमेशा से एक विलन था, वो आदमी जिसने उसे उसके माँ बाप से अलग किया था। थैचर उसे बार बार समझाता है कि उसका न्यूज़पेपर हर साल $1 मिलियन का लॉस कर रहा है, लेकिन केन हंसते हुए कहता है, यू आर राइट मिस्टर थैचर, बट मैं हर साल डूब रहे $1 मिलियन को भी अगले 60 सालों तक अफोर्ड कर सकता हूँ। केन के न्यूज़पेपर इंक्वायरर का इन्फ्लुएंस तेज़ी से बढ़ने लगता है। उसके हेडलाइंस जज्बाती और प्रोवोकेटिव होते हैं, जिनके ज़रिए वो आम लोगों का सिंपैथी जीत लेता है। धीरे धीरे उसका रीडरशिप 44 मिलियन लोगों तक पहुंच जाता है। केन खुद को पब्लिक का सैवियर दिखाता है, लेकिन असल में वो अपनी पावर और ईगो से ड्रिवन होता है। थॉमसन अब तक थैचर के जर्नल से केन के रोजबर्ड का मतलब नहीं समझ पाता, इसलिए वो इंक्वायरर के जनरल मैनेजर मिस्टर बर्नस्टीन से मिलने जाता है। बर्नस्टीन को भी रोजबर्ड के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो थॉमसन को केन के पुराने दोस्त जेडिडिया लीलैंड से मिलने की सलाह देता है। थॉमसन फिर लीलैंड से मिलता है, जो केन का कॉलेज फ्रेंड भी था और एक समय पर इंक्वायरर में एडिटोरियल राइटर हुआ करता था। लीलैंड अपनी कहानी के जरिए हमें दोबारा फ्लैशबैक में ले जाता है, जहां वो बताता है कि जब केन ने इंक्वायरर संभाला था तो उसने अपने बड़े राइवल द क्रॉनिकल के पूरे स्टाफ को डबल सैलरी पर हायर कर लिया था और मार्केट से डायरेक्ट कंपटीशन खत्म कर दिया था। यहीं से केन ने येलो जर्नलिज्म का दौर शुरू किया, फेक पैट्रोटिज्म और सेंसेशनल हेडलाइंस के जरिए रीडर्स को अट्रैक्ट करते हुए। स्पेन अमेरिका वॉर के टाइम तो उसने अपने पेपर में फेक वॉर रिपोर्ट्स तक छापी ताकि सर्कुलेशन और बढ़े। केन धीरे धीरे अपने अखबार और इन्फ्लुएंस की मदद से एक पावरफुल पब्लिक फिगर बन जाता है। इस दौरान वो एमिली नॉर्टन से शादी करता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की भतीजी होती है। ये शादी उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सोसाइटी में अपनी इज्जत और पॉलिटिकल रीच बढ़ाने का एक जरिया भी लगती है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही केन की एम्बिशन और पावर की भूख इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी एमिली से काफ़ी दूरी बनती चली जाती है। और आखिरकार जब केन खुद को न्यूयॉर्क के गवर्नर पोस्ट के लिए नॉमिनेट करता है, तो ये बात साफ दिखाई देती है कि अब उसकी ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा राजनीति और अहंकार का राज है। कैंपेन के दौरान केन एक यंग सिंगर सूजन अलेक्जेंडर से मिलता है। इनके बीच एक सॉफ्ट रोमांटिक कनेक्शन बनता है। इसी दौरान केन अपने पॉलिटिकल कैंपेन में जिम गैट्सी के खिलाफ खुलकर बोलता है। उसके स्पीचेस में वो पब्लिक के लिए न्याय, अंडरपेड लोगों के राइट्स और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जिम गैट्सी को समझ आ जाता है कि अगर केन जीत गया तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और तभी उसे केन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता लग जाता है। इसी चालाकी से सूजन के जरिए केन को फंसाता है। वो एमिली और केन दोनों को सूजन के घर पर बुलाता है, जहां वो भी पहले से मौजूद होता है। गैट्सी एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो एमिली को सूजन और केन के अफेयर का प्रूफ दिखाता है और केन को वार्न करता है कि अगर उसने गवर्नर रेस से अपना नाम वापस नहीं लिया तो वो ये स्कैंडल न्यूज़पेपर में छपवा देगा। एमिली केन को स्ट्रिक्ट टोन में कह देती है कि अब उसे एक फैसला लेना होगा, या तो वो सूजन को छोड़े या फिर अपनी फैमिली को। केन की ईगो और पावर का नशा उस पर हावी होता है। वो गैट्सी को धमकाता है कि मेरे पास अखबार है, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगले दिन अखबारों में केन और सूजन के अफेयर की स्कैंडलस न्यूज़ छपी होती है। केन की पब्लिक इमेज बिल्कुल तबाह हो जाती है और वो गवर्नर इलेक्शन हार जाता है। अपनी बदनामी के बावजूद केन अपनी ईगो नहीं छोड़ पाता। वो एमिली को डिवोर्स दे देता है और सिर्फ डिवोर्स देने के एक हफ्ते बाद ही सूजन से शादी कर लेता है। सूजन एक ओपेरा सिंगर बनना चाहती है, या शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि केन ऐसा चाहता है। सूजन के पास नेचुरल सिंगिंग टैलेंट नहीं होता, लेकिन केन अपनी ईगो और इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए उसके लिए शिकागो में एक आलीशान ओपेरा हाउस तक बनवा देता है।
ओपेरा की ओपनिंग नाइट एक डिजास्टर साबित होती है। लोग हंस रहे होते हैं, क्रिटिक्स सूजन की बेइज्जती कर रहे होते हैं और सूजन खुद अपनी इंसल्ट होते देखकर केन से कहती है कि वो दोबारा स्टेज पर नहीं जाना चाहती। लेकिन केन उसे मना करने नहीं देता कि अब यह सिर्फ सूजन का करियर नहीं था, बल्कि केन की ईगो का सवाल बन चुका था। केन अपने न्यूज़पेपर्स में सूजन को एक सक्सेसफुल ओपेरा स्टार के रूप में दिखाता है, लेकिन बाकी मीडिया उसकी सच्चाई दिखाने में पीछे नहीं रहती। एक दिन लीलैंड खुद एक रिव्यू लिख रहा होता है। वो ऑनेस्टली लिखता है कि सूजन एक बुरी सिंगर है, लेकिन तभी केन उसके ऑफिस में आ जाता है। लीलैंड लिखते लिखते सो जाता है और केन उसका नेगेटिव रिव्यू खुद पूरा करता है। आयरनी ये होती है कि ये नेगेटिव रिव्यू भी केन अपने अखबार में ही छपवा देता है। साथ ही वो लीलैंड को फायर भी कर देता है। जब सूजन इस नेगेटिव रिव्यू को इंक्वायरर में देखती है तो वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ सिर्फ केन की ईगो के लिए हो रहा है। केन से कहती है कि अब वो कभी नहीं गाएगी, लेकिन केन फिर से उसे ज़बरदस्ती शोज करने पर मजबूर करता है। इस सब जानने के बाद थॉम्सन जाकर दोबारा सूजन से मिलता है और वो उसे बताती है कि उसे भी रोजबर्ड के बारे में नहीं पता है। और सूजन यहाँ थॉम्सन को अपनी और केन की स्टोरी बताती है। वो कहती है कि एक रात मैंने सुसाइड की कोशिश करी थी। पहली बार वो रियलाइज़ करता है कि सूजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी ईगो के लिए वो उससे इतना पुश करता आ रहा था। इसके बाद केन अपने सपनों का महल ज़ेनाडू बनवाता है, जहाँ वो सूजन के साथ रहने चला जाता है। लेकिन इतनी दौलत और शानो शौकत के बीच भी सूजन अंदर से तन्हा महसूस करती है। उसके आसपास सिर्फ सर्वेंट्स और स्टैचूज होते हैं, बात करने वाला कोई नहीं। वो दिन भर जिक्सॉ पजल्स लगाती रहती है ताकि अपनी बोर्डम को दूर कर सके। केन और सूजन के बीच अब सिर्फ साइलेंस और इमोशनल डिस्टेंस रह जाता है। सूजन बार बार न्यूयॉर्क लौटने की बात करती है, लेकिन केन उसे मना कर देता है। एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। गुस्से में केन सूजन को थप्पड़ मार देता है। सूजन रोते हुए कहती है, "You never loved me. You just wanted to prove you could make people love you." ये लाइन चार्ल्स फॉस्टर केन के पूरे कैरेक्टर का सच खोल देती है। एक ऐसा इंसान जो प्यार चाहता तो था, पर कभी किसी को प्यार दे नहीं पाया। इसके बाद ही सूजन उसे छोड़कर चली जाती है। केन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सूजन नहीं रुकती है। सूजन अब थॉम्सन से कहती है कि अगर उसे रोजबर्ड का राज मालूम करना है तो उसे जाकर केन के खास सर्वेंट रेमंड से मिलना होगा, जिसे शायद रोजबर्ड के बारे में कुछ मालूम हो। इसके बाद थॉम्सन ज़ेनाडू के अंदर जाकर रेमंड से मिलता है। रेमंड बताता है कि सूजन के जाने के बाद केन का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने सूजन के रूम का सब कुछ तोड़ दिया था, फर्नीचर, फोटो फ्रेम्स, बॉटल्स, सब कुछ। और तब केन की नज़र एक स्नो ग्लोब पर पड़ती है। वो उसे उठाता है। उसके अंदर एक छोटी सी कॉटेज और गिरती हुई बर्फ देखता है और धीरे से बोलता है, "रोजबर्ड।" लेकिन रोजबर्ड का मतलब अब भी थॉम्सन के लिए एक मिस्ट्री बना रहता है। सारे लोगों से मिलने के बाद भी वो समझ नहीं पाता है कि रोजबर्ड आखिर क्या था। थॉम्सन अपनी इन्वेस्टिगेशन से थक हार कर केन के महल ज़ेनाडू से चला जाता है। तब कैमरा धीरे धीरे उन वर्कर्स पर फोकस करता है जो केन के पुराने और इस्तेमाल ना होने वाले सामान को जलाने के लिए एक ह्यूज फर्नेस में डाल रहे होते हैं। और तब उन्हीं चीज़ों के बीच हम एक पुराना वुडन स्लेट देखते हैं जिस पर लिखा होता है रोजबर्ड। यानी कि रोजबर्ड बर्फ की वो स्लेट थी जिसे केन अपने बचपन में यूज़ किया करता था। केन के बचपन की एक मासूम याद थी रोजबर्ड। वो दिन जब वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी केबिन में बर्फ से खेलता था। जिंदगी के इस सफ़र में उसने पैसा, पावर और दुनिया तो पा ली, लेकिन अपना बचपन और वो सुकून कभी वापस नहीं पा सका। दोस्तों, सिटीजन केन एक सिंपल मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक इमोशनल पजल है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया जीत गया पर अपना बचपन हार गया। उसके लिए रोजबर्ड सिर्फ एक स्लेड नहीं थी, वो एक सिंबल था उस मासूमियत का, उस सुकून का जिसे वो जिंदगी भर ढूंढता रहा पर कभी वापस नहीं पा सका। पैसा और पावर सब मिल सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार और वो अनकंडीशनल वार्मथ कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। सिटीजन केन हमें ये साबित करती है कि मटेरियल सक्सेस कभी भी इमोशनल एम्प्टीनेस को नहीं भर सकती। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके अलावा जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और तैयार रहिए अगले सैटरडे फिर से एक कल्ट क्लासिक एक्सप्लेनेशन के लिए। गुड बाय, टेक केयर।